मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। आप सभी का स्टडी 91 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार चल रही हमारी इंडियन ज्योग्राफी पर बात, आज है आपके लिए कुछ खास। देंगे हम आपको भारत की मृदा संबंधी जानकारियों से बेहतरीन, जी हाँ दोस्तों, जानकारी। तो फिर देर किस बात की है, चैप्टर बड़ा है, समझने के लिए भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों इसी पर हम लोग एक एक करके आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें मृदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर जब क्या हो दोस्तों, पवनों के कारण, नदियों के प्रवाह के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, या फिर दोस्तों आपका तापमान के कारण, आदि कारणों से क्या होता है, पृथ्वी की सतह का ऊपरी वाला भाग जो कठोर है वह अपर्दित होता है, टूटता है। तो उसी के कारण मृदा का निर्माण होता है। उसी के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जो मृदा शब्द है वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। मृदा शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, तो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और यह शब्द आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। लैटिन भाषा का मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, फर्श होता है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। दूसरी बातें क्या होती है दोस्तों, जो हमारे देश में एक भारत के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है, वह इसको लेकर के भारत में कुल 8, भारत में कुल कितने, 8, जी हाँ दोस्तों, आपके नहीं क्या है, मृदाओं के पार्ट बताए हैं। मतलब कुल 8 प्रकार की मृदाएं बताई हैं, जिसमें से आपकी जलोढ़ मृदा है, जिसमें से आपकी काली मृदा है, जिसमें से आपकी लाल मृदा है, जिसमें से आपकी लैटेराइट मृदा है, जिसमें आपकी पर्वतीय मृदा है, जिसमें आपकी शुष्क मृदा है, शुष्क मृदा को मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, जिसमें से आपकी दलदलीय मृदा अर्थात कहने का मामला अम्लीय या क्षारीय मृदा, और एक है दोस्तों पर्वतीय मृदा। तो इस तरह दोस्तों आपकी यह कुल जो महत्वपूर्ण मृदाएं हैं, इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके बातें करेंगे, बहुत शानदार बातें करेंगे। तो सब बच्चे एकदम भैया पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ से भी बातें बहुत शानदार करनी है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा मृदा। ठीक है, मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से निकला है, सोलम से निकला है, जिसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है, फर्श। अब अगर फर्श आपको याद आ गई होगी तो दोस्तों फिर आपको पता ही हो चुका होगा कि हम अपने घर पे भी फर्श को देखे हैं। एकदम सही बात है, ऊपर ही वाला पार्ट। आइए दोस्तों अब देखिए, जो हमारे देश में मृदा है, मृदा को 8 प्रकार की हमने बताया कि भाई मृदा 8 प्रकार की है। लेकिन विस्तार की दृष्टि से तो हमें भी देखना पड़ेगा कि भाई विस्तार की दृष्टि से कौन कौन महत्वपूर्ण मृदा है और उसका कितना पार्ट विस्तारित है, यहाँ से भी बातें हमें जाननी चाहिए। जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा
जलोढ़ मृदा। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक है आपकी जलोढ़ मृदा। फिर इसके बाद है आपकी लाल मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर आपकी है लाल मिट्टी, लाल मृदा। फिर इसके बाद आपकी काली मिट्टी अर्थात है काली मृदा। फिर इसके बाद आपकी आती है दोस्तों, ठीक है, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा यहाँ से आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक विस्तार है हमारे देश में वह जलोढ़ मृदा का है। कितना है दोस्तों? तो लगभग 43.2% के आसपास इसका विस्तार है। कितना? लगभग 43.2, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 4 लिखा है, तो 43.4% के आसपास इसका विस्तार है। फिर आपकी लाल मृदा है, लाल मृदा का विस्तार 18.6% है। फिर काली मृदा का विस्तार 15.2% के आसपास है। लैटेराइट मृदा का विस्तार पूरे भारत में 3.7% के आसपास है। इसके बाद लगभग आपको बता देते हैं दोस्तों कि लगभग 17% या 9% जो पूरा अन्य समस्त मृदाओं का विस्तार है भारत में। यहाँ से भी बातें आपने देख ली होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कैसे बन सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित विस्तार की दृष्टि से मृदाओं को क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते रहते हैं हमेशा, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, सर्वाधिक पूछ सकता है, जी हाँ दोस्तों, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि दूसरे नंबर की सर्वाधिक मृदा का विस्तार किस मृदा का है। तब आपका मृदा लाल पर जाएगी, काली पर ना चले जाना, नहीं तो एकदम काला काला नंबर भी मिलेगा। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा, ये जानना चाहिए आपको। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मृदा के देखा जाए तो मृदा में कण होते हैं। क्या होते हैं? मृदा में कण होते हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा में क्या होते हैं भाई? कण होते हैं। अब देखिए, जो मृदा में कण होते हैं वह अपने आप में बहुत ही शानदार है। समझने वाली बातें हैं यहाँ से कि देखिए, आज तक जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ एकदम समझते जाइएगा। मृदा के कण में जैसे आपका, जी हाँ दोस्तों, बजरी का नाम सुना होगा, बजरी। ठीक है, फिर बजरी बालू एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ से एक तरह से ये बालू का ही प्रकार होता है जो आपका क्या होता है दोस्तों? बजरी होती है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का बालू ही होता है, लेकिन बजरी लोग कहते हैं। फिर उसके बाद आप कहानी बारीक बारू होता है, बारीक बजरी होती है। तो यहाँ सिर्फ बालू ना लिखिए, सिर्फ बजरी लिखिए तो ज़्यादा सही है। चलिए, तो बारीक बजरी हो गई। फिर आपका दोस्तों मोटी बालू हो गई। फिर आपको पता होना चाहिए एक बारीक बालू हो गई, मतलब पतली बालू हो गई, बारीक बालू हो गई। तो कण दोस्तों इनके जस नीचे आओगे मतलब छोटे होते जाइएगा। ये व्यास कण के आधार पर मतलब किस मृदा का, मतलब मिट्टी के व्यास का कण ज़्यादा है, किसका कम है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। उसी की दृष्टि से हम लोग समझ रहे हैं। फिर दोस्तों आपका बारीक हो गया। इसके बाद आपका काली होता है, मतलब गाद होता है, और गाद के बाद आपका चिकनी मिट्टी का होता है। ध्यान से समझते जाना, चिकनी मिट्टी को क्या है दोस्तों? क्ले कहते हैं। चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए सर्वाधिक जो बजरी का होता है, बजरी का कण जो होता है वह लगभग 5 mm के आसपास होता है। कितना? 5 mm के आसपास होता है। फिर इसका कम होते हुए चला आता है दोस्तों, और सबसे कम कण के व्यास जो होते हैं वो क्ले होते हैं 0.00, याद रखिएगा 2 mm के आसपास इसका व्यास होता है। चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इस मिट्टी को आप कैसे समझेंगे कि क्ले मिट्टी कौन होती है? तो आप घरों में देखे होंगे कि जो हमारी बहन बेटियां या भाई लोग होते हैं, तो दोस्तों कई बार तो हम लोग डर जाते हैं, ठीक है, कई बार तो हम डर जाते हैं। ऐसा जैसे आपने देखा होगा, कभी आप किसी को मिट्टी मुंह में लगाए हुए ना देखे हों और अचानक से रात में लगा के कोई आपके सामने आ जाए, कभी आप ना देखे हों, तो आप डर भी सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो यही होता है, जो मुल्तानी मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, वह इसी चिकनी मिट्टी में आती है। और इससे क्या होता है, जो चेहरे में, कहने का मतलब जो दाने वाने होते हैं वह सही हो जाते हैं। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए, ठीक है, यह बातें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ से भी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ से देख लीजिएगा व्यास के कण के आधार पर, तो बजरी हो गई, बारीक बजरी हो गई, मोटी बालू हो गई, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रश्न एक और बहुत खतरनाक आता है। प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि इनमें से अभी तो कण के आधार पर देखें कि सबसे बड़ा व्यास का जो मिट्टी के व्यास का कण होता है वह बजरी का होता है, फिर उससे बारीक बजरी, फिर मोटी बालू, फिर बारीक बालू, तो फिर गाद। ऐसे मतलब हमने देखा, क्या ऐसे हमने देखा कि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको फिर और भी एक प्रश्न पूछ सकता है, जल धारण के आधार पर इन मिट्टियों को दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल धारण, जल धारण के आधार पर, जल धारण के आधार पर, ठीक है, के आधार पर, तो जल धारण के आधार पर क्या है भाई? जल धारण के आधार पर जैसे आप जानते होंगे कि जो ये मिट्टियां हैं, ठीक है, जैसे आपको नहीं समझना चाहिए कि जल धारण उसी मिट्टी में सर्वाधिक होगा जो मिट्टी क्या होगी दोस्तों, जितनी बारीक होगी। ये जान लीजिए, जिस मिट्टी में जितना बारीकपन होगा वह मिट्टी उतना ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, धारण करती है। और वह मिट्टी आपको पता होना चाहिए ज़्यादा जल धारण करती है जो दोस्तों नमी से थोड़ा दूर रहती है, जो नमी से क्या होती है, दूर रहती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब जल धारण करने की क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है वह चिकनी मिट्टी में ही होती है। चिकनी मिट्टी में, क्ले में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। अच्छा, इसी को एक नाम और जाना जाता है, मृतिका कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो नोट कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद आपके गाद का आता है, फिर इसके बाद आपका बालू का आता है, फिर इसके बाद आपके बजरी का आता है। तो इस तरह यहाँ से भी हमने समझ लिया, जल धारण के आधार पर सर्वाधिक जो धारण करती है जल, वह चिकनी मिट्टी करती है। तो यहाँ से भी बातें हम लोगों ने समझ लिए हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्लाइड को देखते हैं क्या कहती है मिट्टी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। चले आइए देखिए, भारत की प्रमुख मृदाएं, मेन सोइल ऑफ इंडिया। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अपरदित होने वाले कणों के जमाव को मृदा कहा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पृथ्वी के जो ऊपरी सतह का पार्ट है, जब उसका क्या होगा दोस्तों, अपरदन होगा, तो नो डाउट्स क्या होगा दोस्तों, अपने आप में पता होना चाहिए आपको, मृदा का विकास होगा। क्या होगा? मृदा का विकास होगा। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। स्थल का मतलब मृदा का विकास
कई कारणों से होता है, जैसे स्थल का प्रकार, आखिर वह जो स्थल है वो किस पार्ट में पड़ता है। जैसे अगर पर्वतीय क्षेत्र पर होगा तो पर्वतीय मृदा का विकास होगा। नो डाउट अगर आपका सागरीय तट से लगा है तो ज्वारीय मृदा का विकास होगा। फिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर नदियों के बहाव क्षेत्र में पड़ता है तो जलोढ़ मृदा का विकास होगा। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, नदी प्रवाह। नदी प्रवाह के कारण भी मृदा का विकास होता है दोस्तों। जैसे नदियाँ क्या करती हैं, तेजी से प्रवाहित होती हैं, तो जो कठोर चट्टानें होती हैं या पृथ्वी के सतह के कठोर भाग का वह कटाव करती हैं। वो क्या करती हैं दोस्तों, कटाव करती हैं, और कटाव कर 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 करके एक लंबे समय के बाद उसे मृदा में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है ना दोस्तों। पवन वेग के आधार पर भी होता है, ज्वालामुखी आधार पर भी होता है। जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय बैसाल्ट चट्टानें बनती हैं। क्यों, क्योंकि जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है तो बाहर क्या होता है दोस्तों, आपका नो डाउट ऑक्सीजन और जल होता है, तो जिसके कारण यह धीरे धीरे ठंड पड़ता है। जब धीरे धीरे यह ठंड पड़ता है तो बैसाल्ट चट्टानों में बदलता है। बैसाल्ट चट्टानें एक लंबे समय के बाद जब टूटती हैं दोस्तों, तो वह क्या करती हैं, आपको पता होना चाहिए, काली मृदा में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें हम समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारा, काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत का कुल 8 प्रकार की मृदाएं हैं। भारत में कुल कितनी, 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जिसमें से जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, काली मृदा ब्लैक सॉइल है, लाल मृदा रेड सॉइल है, लैटेराइट मृदा को लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा माउंटेन्स मृदा, ठीक है, माउंटेन सॉइल्स, और शुष्क मृदा ड्राई सॉइल, ठीक है ना दोस्तों, ज्वारीय मृदा टाइडल सॉइल, और लवणीय एवं क्षारीय साइलन या फिर एल्काइलिन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये 8 प्रकार की हमारी मृदा हैं, इन्हीं पर हमको एक एक करके चर्चा करनी है और बहुत शानदार तरीके से करनी है, बहुत शानदार तरीके से करनी है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों जैसे क्या होता है, ये आपकी जलोढ़ मृदा का रंग है, देखिए हर चीज़ बना हुआ है, कितनी शानदार तरीके से, कितनी मेहनत करके बनाया गया होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें बड़ी ताकत लगती है, बहुत समझाना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर तनिक भी गलती हो जाए तो समझो बहुत, याद रखिएगा दोस्तों, मिस्टेक भी हो सकता है, नो डाउट। तो आप यहाँ से भी बात समझ सकते हैं, आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। फिर ब्लैक सॉइल देखिए, काली मृदा का पार्ट ये है, लाल मृदा का पार्ट ये है, ठीक है, लैटेराइट का मृदा का पार्ट ये है, पर्वतीय मृदा का पार्ट ये है, ठीक है, शुष्क मृदा का पार्ट ये है, फिर ज्वारीय मृदा का पार्ट ये है, और लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा का पार्ट ये है। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए बहुत शानदार तरीके से नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देखना चाहिए आपको, बहुत शानदार तरीके से है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। समझदारी वाली बातें इसी में है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब ये आपके लिए पास रहना। आइए देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा की बातें, ठीक है। क्या कहती है, इसका निर्माण नदियों द्वारा अपर्दित होता है दोस्तों, अपर्दित कणों के जमाव से हुआ है। इसका विस्तार भारत के 40% से अधिक भूभाग है, और इसका विस्तार पंजाब से लेकर के असम तक में है। जैसे मतलब पंजाब है, फिर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है,
पश्चिम बंगाल है, तो दोस्तों और आपका राजस्थान का पार्ट है, कुछ कुछ गुजरात का पार्ट है, आपका नहीं कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट है, इसमें आता है, लेकिन दोस्तों दिखता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इतना गुजरात राजस्थान तक चलिए बस, गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विस्तार आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों में इसका विस्तार सर्वाधिक है दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, इस मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए नया शब्द मिला है आपको ह्यूमस, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमस कहते हैं। आखिर ह्यूमस की कमी है तो फिर यहाँ से आपको समझना चाहिए, यहाँ से क्या समझना है दोस्तों, जो आपका ह्यूमस है, जो आपका क्या है ह्यूमस है, वो ह्यूमस आखिर होता क्या है। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं, वह पत्तियां जब क्या होता है दोस्तों, किसी कारणवश टूट करके नीचे गिरती है, किसी कारणवश का मतलब क्या है दोस्तों, तेज हवा चलना या फिर दोस्तों पतझड़ होना, जब वह टूट कर गिरती है नीचे तो क्या होता है दोस्तों, एक लंबे समय के बाद जब उसमें पानी पड़ता है तो धीरे धीरे वह सड़ जाती हैं, मतलब एकदम एकदम खाद रूप में बन जाती हैं, और उसी खाद्य रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको ह्यूमस कहा जाता है, उसी खाद्य रूप को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि पोटास जैव पदार्थ फास्फोरिक एसिड की प्रधानता होती है, क्या, फास्फोरिक एसिड की प्रधानता होती है। जैव पदार्थ और पोटास की अधिकता होने के कारण यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है ना दोस्तों, यह मृदा क्या होती है, अत्यधिक पदार्थ है। अब दोस्तों जैव पदार्थ क्या होता है, जैव पदार्थ आपका नहीं, जैसे वनस्पतियां होती हैं, जैसे वनस्पतियां होती हैं, आप जानते होंगे कि नदियों के किनारे, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, आपके जैसे जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जैसे जैव पदार्थ में आते हैं, तो जब जीव जंतु आपके क्या होता है दोस्तों, नदियों का तेज बहाव होता है, देखे होंगे, उसी में मृत हो जाते हैं, बहुत सारे मृत हो जाते हैं, और जब मृत हो जाते हैं दोस्तों तो वह सड़ जाते हैं, सड़ करके एक खाद्य रूप में बदल जाते हैं। इसी के कारण आपका क्या होता है, यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो पोटास और जैव पदार्थ की अधिक होती है, जिसके कारण यह मृदा क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिसके कारण यह क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगर उत्पादकता कम हो तो इसको बढ़ाने के लिए यूरिया, आप लोग जब गांव में देखेंगे, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आप जहां पर भी होंगे इन राज्यों में, बिहार में, उत्तराखंड में, तो कहने का मतलब जब दोस्तों आपके यहाँ खेतों में देखे होंगे उपजाऊ कम होने लगती है, तो उस मृदा में हर वर्ष क्या होता है, यूरिया खाद का जबरदस्त प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम तो अपने हाथों से देखे हैं दोस्तों, और किए भी हैं। जब हमारे गेहूं में क्या होता था, गेहूं की बुआई होती थी तो यूरिया और डीएपी ला करके नहीं दोस्तों, पहले डाल करके उसको, जी हाँ दोस्तों, छीटा जाता था, जी हाँ दोस्तों, छीटा जाता था। फिर क्या होता था, उसके ऊपर गेहूं की बीज छीटी जाती है, फिर दोस्तों ट्रैक्टर से जुताई होती है, और जुताई होने के बाद फिर उसके ऊपर एक लेबलर, मतलब क्या होता था दोस्तों, लकड़ी का एक पल्ला होता था, जिसे हम लोग आजकल हमारे गांव में तो उसको आपको बता देनी क्या कहते थे, नहीं मुझे याद आ नहीं रहा है दोस्तों, जो कहा जाता था, तो उससे क्या करते थे, बराबर कर देते थे, ये याद रखिएगा नहीं, ठीक है। पहाटा गांव में बोलते थे हमारे गांव में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उससे बराबर कर देते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, गेहूं अंकुरित हो आया, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों, मान लीजिए इतने इतने हुए, तो क्या हुआ, एक पानी दे दिया जाता है। जब पानी दे दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद जैसे ही पानी की नमी हल्का हल्का बनी रहती तो उसमें खाद दे दिया जाता है, तो गेहूं तुरंत बाढ़
बढ़ने लगता है, ठीक है ना दोस्तों, गेहूँ तुरंत बढ़ने लगता है। और जो खाद देते हैं वो यूरिया ही देते हैं। तो मैं तो किसान का बच्चा हूँ, मैं तो इसको हर एक चीज़ जानता हूँ, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे नो डाउट। इस मिट्टी की मुख्य फसल जो होती है वह धान होती है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है, कपास होता है, जूट होता है, तिलहन होता है, आलू आदि होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप देख लिए होंगे। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। जलोढ़ मृदा को 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मृदा को क्या होता है दोस्तों, 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राचीन जलोढ़ या बांगर, ठीक है। यह मृदा खादर से कम उपजाऊ होती है तथा साथ ही यह बाढ़ से दूर रहती है। अभी मैं समझाऊंगा यह क्या है, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यह मृदा क्या होती है, बाढ़ से थोड़ा दूर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बांगर कहा जाता है या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है, खादर जलोढ़ मृदा है, यह बहुत शानदार मृदा होती है दोस्तों। और इसको अभी बताता हूँ कैसे इसका निर्माण होता है, कितना मज़ेदार होता है, बस थोड़ा सा देखिए। बस क्या होता है, जैसे नवीन जलोढ़ मृदा क्या होता है, जब नदी क्या होती है दोस्तों, वर्षा के कारण, ठीक है, वर्षा के कारण जब जल की मात्रा नदी में बढ़ जाती है तो दोस्तों उस जल का क्या होता है, जो नदी का बेसिन है उससे बाहर छिछिलता है। और जब छिछिलता है तो दोस्तों उसमें मिट्टी के कण मिले होते हैं, वह मिट्टी के कण शांत हो करके धीरे धीरे बैठ जाते हैं, जिसके कारण नदी के आसपास जहाँ पर नदी का जल बाढ़ के समय पहुँचा है वहाँ पर एक मिट्टी की मोटी चादर बन जाती है या पड़ जाती है, उसी को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है या फिर दोस्तों खादर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी देख सकते हो इन मिट्टियों का विस्तार नदियों के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसी कारण यह मिट्टी क्या होती है दोस्तों, जो परत जमती है उसके कारण नवीन परत बनती है, जिसके कारण यह क्या होता है, उपजाऊ होती है। पहली बात तो क्या होता है, जब बाढ़ आती है मिट्टी का तेजी से बहाव होता है तो दोस्तों जो मिट्टी के कण होते हैं उसमें शुद्धिकरण आता है। दूसरी बात, नदी में जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो मृत हो जाते हैं तो उसी में मिल जाते हैं, तो ऐसे जैव पदार्थ मिल जाता है, तो जिससे उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरह से जी हाँ जैविक पदार्थ मिलने से उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। इस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। यह सदैव क्या है दोस्तों, उपजाऊ रहती है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम जल्दी से समझाना चाहेंगे क्योंकि मेरा पार्ट है तो इसको मुझे अच्छे से आपको समझाना ही पड़ेगा। जैसे क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई नदी यहाँ से आसपास से ऐसे कई नलिकाएं मिल करके एक नदी का निर्माण कर दी और दोस्तों यह तेजी से ऐसे बहने लगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी ध्यान से समझते जाइएगा। अब इसमें कई नदियाँ नाले आ करके ऐसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलते हैं, ये जान लीजिए। अब ये नदी का क्या है दोस्तों, बहाव क्षेत्र है, भला ध्यान से समझते जाइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ नदी इतने में बह रही है। ये कब बह रही है, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष के 8 या 9 महीने यह इतने में ही प्रवाहित होती है, 10 महीने, ठीक है। और 2 महीने बाढ़ आती है, कब आती है वह अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने भारत की जलवायु पढ़ाया था, अगर आप ईमानदारी से बोल दीजिए समझ में आया होगा तो आपको वर्षा ऋतु याद आ गई होगी। तो मान लीजिए ये नदी इतना बह रही है, ठीक है, सामान्य। अब क्या हुआ दोस्तों, वर्षा ऋतु आई, क्या आई,
वर्षा ऋतु आई। जब वर्षा ऋतु आई तो दोस्तों इसमें भी जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसमें भी जल धारण, इसमें भी जल, मतलब ये जल इसमें बढ़ेगा। और जो जल बढ़ बढ़ करके मतलब नदी में मिल रहा है दोस्तों, तो नो डाउट अब नदी का भी जल बढ़ेगा। देखिए पहले सिर्फ इतना था, पहले क्या था, सिर्फ इतना है, अभी नदी इतनी मोटी बह रही थी, इतनी चौड़ी बह रही थी। लेकिन अब जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो नदी का विस्तार भी बढ़ेगा। कहने का मतलब नदी काफी तेजी मतलब दूर तक अर्थात ऐसे फैलेगी, ठीक है। और जो फैलेगी दोनों तरफ दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ से, तो जो फैलेगी आपका यही नदी का बाढ़ हो जाता है, ठीक है। मतलब अब नदी का जल, याद रखिएगा दोस्तों, एक लंबी दूरी पर पहुंच रहा है। कहने का मतलब अब नदी का जल इतना बह रहा है वर्षा के समय में काफी तेजी से, नहीं, ठीक है। अब इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, बाढ़, ठीक है। ये आसपास के क्षेत्र में क्या आ गया भाई, बाढ़ आ गई, ठीक है। नदी अब इतनी चौड़ी हो गई, कब, वर्षा के समय में, वर्षा ऋतु के समय में। अब नदी में इतना तेजी से बाढ़ आया, ठीक है। दिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता है, कोई चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो आप कहेंगे सर आप हमको अच्छे से समझाए नहीं, और अगर अच्छे से नहीं समझाएंगे तो आप फिर हमारी क्या खिंचाई भी करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप मेरी खिंचाई करिए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान है वह सब आपके अंदर है, दे देना चाहिए। अब ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, क्या हुआ कि जब यह नदी इतना बाढ़ के समय में बन गई, ठीक है, मतलब इसका विस्तार इतना हुआ। अब क्या हुआ, बाढ़ का जल खत्म हुआ। जैसे ही बाढ़ का जल खत्म हुआ तो धीरे धीरे यह पानी क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए गंगा जी हैं ये, तो धीरे धीरे यह पानी कहाँ चला गया भैया, बंगाल की खाड़ी में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, बंगाल की खाड़ी में चला गया। अब ध्यान से समझते जाइएगा। तो जो नदी, ध्यान से समझिए, इतने मात्र पार्ट में बह रही थी, जो इतने मात्र पार्ट में बह रही थी, ठीक है, इतने पार्ट में मात्र बह रही थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो इतने पार्ट में बह रही थी, तो इतनी दूर बाढ़ का पानी गया था, इतनी दूर बाढ़ का पानी गया था। ये क्या हुआ, फिर इसी में आकर के मिल जाएगा दोस्तों, फिर एक धारा इतने प्रवाहित होगी। तो ये पानी अब इसमें आया, तो जब बाढ़ के समय में पानी यहाँ तक पहुँचा था ना, तो जहाँ तक पहुँचा था तो इसमें क्या हुआ था, मिट्टी के दूर दूर से कण आए थे दोस्तों, मिट्टी बहा करके, मतलब नदी बहा बहा करके लाई थी मिट्टी को, वह धीरे धीरे शांत हो करके इसमें बैठ जाएंगे। तो एक मिट्टी की चादर ऐसे पड़ जाएगी, ठीक है। और जब मिट्टी की चादर इसमें पड़ जाएगी नदी के पानी के कारण, बाढ़ के, जब बाढ़ हटेगी तब, ठीक है, मतलब बाढ़ समाप्त होगी तब इसमें एक मिट्टी की ऐसे चादर पड़ जाएगी, ठीक है। और जो ये मिट्टी की चादर पड़ेगी दोस्तों, इसी को बोलेंगे, आपको बता दें, खादर। इसी को क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, याद रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जब पानी तेजी से बहा करके आ रहा था तो मिट्टी का कटाव कर रहा था, पानी में ही क्या हुआ था, वो मिट्टी के कण मिले हुए थे, ठीक है, मिट्टी के कण मिले हुए थे। अब जब बाढ़ का पानी जाएगा तो बहाव तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर शांत रहेगा जल, तो धीरे धीरे मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे, धीरे धीरे कण क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। जैसे क्या होता है, हम आपको बता देनी कि आपने देखा होगा कि जैसे हम क्या कर दें, अगर पानी में नमक काफ़ी तेज़ी से मिला दे, मान लीजिए इतना नमक मिला दे, अब नमक को घोल दिए, ठीक है, तो उस समय नमक क्या है, पानी में मिल गया, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो पानी पानी ही नज़र आएगा। लेकिन जब थोड़े समय के लिए उस पानी को ऐसे रख देंगे दोस्तों, जो नमक घोला है हमने, तो धीरे धीरे नमक नीचे बैठ जाएगा, और अंततः जब आप गिलास में, कांच के गिलास में देखेंगे तो कहेंगे अच्छा नमक इतना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह ये मिट्टी भी
इस तरह एक परत बना देती है। ठीक है, ये तो 1 वर्ष की कहानी थी, मान लीजिए 2020 की। अब 2021 में क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से समझते जाइएगा। 2021 में जो अब मैं काली से पेन से बनाऊंगा, ठीक है, ये नदी क्या हुआ 2021 में सिर्फ इतनी दूरी तक चढ़ी। ठीक है, ऊपर के पार्ट में नहीं चढ़ी, याद रखिएगा, सिर्फ दोनों तरफ यह नदी इतने ही पार्ट में चढ़ी, मतलब इधर नहीं गई। तो जो यह पार्ट बच गया अब की बार, जहां पर नदी का बाढ़ नहीं आया, वह पार्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, खादर हो जाएगा। और फिर जब यह बाढ़ का पानी फिर इसमें हट करके यहीं पहुंच जाएगा, तो यहाँ जो नदी का जो है भाई मिट्टी का पार्ट बनेगा, वह आपका ये खादर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो होगा आपका बांगर हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पुरानी मिट्टी हो गई ना, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका याद रखिएगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा बांगर। ठीक है, पुरानी मृदा हो जाएगी ना, इधर बांगर बन जाएगा, क्योंकि इस साल पानी यहाँ पर नहीं आया था। तो ये होता है खादर, याद रखिएगा, जहाँ पर बाढ़ आए वो खादर, जहाँ पर बाढ़ ना आए वह बांगर। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्तों, यह है आपका नहीं जो आपका जलोढ़ मृदा है उसका ये क्षेत्र है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं, ये जलोढ़ मृदा का पूरा पार्ट है, आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना बड़ा क्षेत्र है इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, काली मृदा है। इस मृदा का विस्तार ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इस मृदा का विस्तार कब हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, खासकर बैसाल्ट चट्टानों से, खासकर बैसाल्ट चट्टानों से। इसके अन्य नाम जो है रेगुर है। ठीक है, क्या नाम है, रेगुर है, कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ आदि नामों से जाना जाता है। इसे स्वनिर्मित मृदा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक नमी को धारण करने वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से ध्यान देते रहिएगा। इस मिट्टी का मुख्यतः जो विकास है दोस्तों दक्कन ट्रैप में है। ये है आपका दक्कन, जी हाँ दोस्तों, दक्कन का ट्रैप वहीं पर है, दक्कन पठार पर है, भागों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक आदि राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश का जो मालवाहन का पठार है वहाँ पर सर्वाधिक विस्तार इसका देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा। ठीक है, इस मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसीलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको किसके नाम से, कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की प्रधानता होती है। ठीक है, लोहा की प्रधानता आता है। लोहा मतलब आयरन, और आयरन का रंग कैसा होता है, काला होता है, नो डाउट पहली बात जानते हैं। तो जैसे ही आयरन की प्रधानता होगी तो भाई काला तो हो ही जाएगा, तो मिट्टी भी काली हो जाएगी, नहीं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए आयरन की प्रधानता होती है, जिससे मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, याद रखिए आप कहानी क्या है, अर्थात कालापन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ फास्फोरस की क्या होती है दोस्तों, कमी पाई जाती है। इसमें क्या होती है, कमी पाई जाती है। आप देख रहे होंगे ये ब्लैक सॉइल है आपके पास सामने,
यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्लैक सॉइल आपके सामने दिख रही होगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है अफगानी ब्लैक सॉइल का, काली मृदा कहानी, ठीक है। यह मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इस मृदा का जो विकास होता है वो बैसाल्ट चट्टानों से होता है, इसीलिए इसको रेंगुर कहते हैं। इसको स्वनिर्मित मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मतलब स्व अर्थात खेती करने वाली मृदा, मतलब अपने से नहीं, स्व जोताई करने वाली मृदा अपने से ही जोताई कर लेती। कहने का मतलब जब ये सूखती है, दरार पड़ जाते हैं, तो नलिकाएं जो होती हैं केशिका की वो टूट जाती हैं, जिसके कारण नमी इसके अंदर बरकरार रहता है, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना। ये तीव्र जल धारण करने की क्षमता इसमें होती है। इसमें मतलब तंबाकू, गन्ना, मूंगफली, गेहूं आदि की खेती होती है, विशेषकर कपास की। लाल मृदा, लाल मृदा, ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ पर, अब आप समझ लीजिए महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के ये सारे राज्यों में आपकी लाल मृदा दिखाई देती है। लाल मिट्टी का रंग लाल उसमें उपस्थित, जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा और फास्फोरस कारण जो आपकी फेरिक ऑक्साइड बनती है उसी के कारण माना जाता है। ये रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से इसका निर्माण होता है। यह कम उपजाऊ वाली मृदा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमस के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है दोस्तों। इस मृदा का मुख्यतः विकास, ठीक है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको देख रहे होंगे। इस मृदा में मूंगफली की खेती, तंबाकू की खेती, गेहूं की खेती, गन्ना, लाल मोटे अनाज आदि उत्पादित किए जाते हैं। यह अम्लीय मिट्टी है, जी हाँ, इसीलिए इसमें चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को क्या है, बढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ से देखिए, जैसे कोई मृदा है, आखिर मृदा आपकी उदासीन है, ठीक है ना दोस्तों, या फिर आपकी अम्लीय है, या फिर क्या है, आपकी अम्लीय है, तो इसको भी हमको जानना चाहिए कि कौन सी मतलब मृदा अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी उदासीन है। जिस मृदा का पीएच मान, जिस मृदा का क्या है दोस्तों, पीएच मान, जिस मृदा का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, वह मृदा क्या होती है दोस्तों, उदासीन होती है। जैसे जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा का पीएच मान जो होता है वह आपका 7 होता है, इसलिए यह मृदा कैसी होती है, उदासीन होती है। कैसी होती है दोस्त, उदासीन होती है। लेकिन जिस मतलब मृदा का मान जो पीएच मान है वह 7 से कम हो, 7 से कम हो, वह अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो, कितना हो, 7 से अधिक हो, 7.5, 8, 9, ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों, क्षारीय मृदा में आ जाएंगे। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, समझ के नहीं। अगला है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा भी बहुत खतरनाक मृदाओं में से एक है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इसमें। कहने का मतलब इसका नाम जो है वह लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। भीगने पर यह मिट्टी मुलायम हो जाती है, लेकिन सूखने पर यह कड़ी हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र, जी हाँ दोस्तों, जो निस्खलन है उसी के कारण होती है। और लैटेराइट मृदा आपकी जहाँ जहाँ ये लाल लाल आपको दिख रहा है दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपकी लैटेराइट मृदा का विस्तार होता है, वहाँ पर आपके लैटेराइट मृदा का विस्तार होता है। यह मृदा चाय, ठीक है, काजू,
कॉफी, सूखे मसाले, रबड़, नारियल आदि के क्या लिए दोस्तों उपयुक्त होती है। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इस मिट्टी का विस्तार केरल में है, छोटा नागपुर पठार में है, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी में एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जी हाँ दोस्तों, और लौह ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। मतलब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड पाया जाता है। ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस मृदा में सर्वाधिक एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, तो वह आपके लैटेराइट में होती है, यह याद रखिएगा। जबकि नाइट्रोजन, पोटास और कार्बनिक जो तत्व होते हैं उनकी कमी होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे है दोस्तों पर्वतीय मृदा। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पर्वतों के, जी हाँ दोस्तों, भाग में टूट करके जिन मृदाओं का निर्माण हुआ होगा दोस्तों उसे पर्वतीय मृदा कहते हैं। झूमिंग कृषि का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, विशेष करके यह पर्वतीय ढालों पर खेती की जाती है, झूमिंग कृषि। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, यह थोड़े समय किसान यहाँ पर खेती करते हैं, जब तक यह मृदा उपजाऊ रहती है तब तक खेती करते हैं। बाकी जैसे ही यहाँ की दोस्तों उर्वरता क्षमता जो होती है समाप्त होती है, वैसे ही यहाँ पर कृषि छोड़ करके दूसरे स्थान पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं। यह मृदा पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है, खास करके हिमालय क्षेत्र की घाटियों में। इस मृदा में जीवाश्म तथा ह्यूमस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी रेत एवं बजरी युक्त है। यह मिट्टी रेत एवं बजरी युक्त है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन की अधिक मात्रा होती है। इस मिट्टी में चाय, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाय। चाय और कॉफी की अत्यधिक मात्रा में, जी हाँ दोस्तों, खेती होती है। दोस्तों याद रखिएगा, चाय के लिए थोड़ा सा कम प्रकाश की जरूरत होती है, जबकि कॉफी के लिए सर्वाधिक प्रकाश की जरूरत होती है, ये जान लीजिए। इसीलिए पर्वतों के, अगर पर्वत के पूर्वी ढाल में कॉफी की खेती हो रही है तो पश्चिमी ढाल में आपके चाय की खेती होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आने वाली एक दिवसीय परीक्षा में यहां से जब कभी भी प्रश्न बनता है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों आपको ने। इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के आदि राज्यों में अधिक मात्रा में है। अगला है दोस्तों शुष्क मृदा। इस मृदा को मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है और इसका विस्तार तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर होगा जहां पर, जी हाँ, सबसे कम वर्षा होती होगी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। फिर इसके बाद आपके गुजरात और कुछ पंजाब के पार्ट में भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी होती है, जबकि कैल्शियम और सिलिका अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वारीय मृदा, इसे दलदलीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मृदा का विकास तटीय क्षेत्रों में हुआ है, जिसमें कुछ कारण ज्वार का भी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत के कुल, ये देख लीजिए दोस्तों, 8 नहीं 9 राज्य हैं। 4 पूर्व में हैं, 5 पश्चिम में हैं, कुल 9 राज्य तटीय राज्य हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों, ज्वार आते हैं। ज्वार आपने सुना होगा, मतलब समुद्रीय, सागरीय जो जल धाराएं होती, मतलब कहने का मतलब समुद्र का जो पानी होता है वह स्थल की ओर अग्रसित होता है। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वारीय मृदा कहा जाता है, मतलब ज्वारीय मृदा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र का जल तेजी से आगे आएगा तो वह नीचे से क्या होगा दोस्तों, मिट्टियों का कटाव करके ला करके ऊपर छोड़ेगा। वहां पर एक मिट्टी का निर्माण होगा जिसे ज्वारीय मृदा कहा जाता है। लवणीय एवं क्षारीय
क्षारीय मृदा, इस मृदा का निर्माण पवन एवं अपर्दन के कारण होता है। दोस्तों सर्वाधिक जो इस मृदा का विस्तार है वह आपके राजस्थान मध्य प्रदेश में है और मालवा के पठार वाले क्षेत्र में है। यह पीएच मान के आधार पर इसका निर्धारण होता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। दोस्तों हरित क्रांति के बारे में भी यहाँ से समझ लेते हैं। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1970 में इन्हें शांति का पुरस्कार भी कहा जा मिला था, ये जान लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह एस.एम. स्वामीनाथन जी हैं दोस्तों। और भारत में 1967-68 में क्या हुआ था दोस्तों, हरित क्रांति आई थी पहली बार, याद रखिएगा। और इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि जो भारत के किसान लोग क्या कर रहे थे, कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपनी खेती में उर्वरता बढ़ाने के लिए कर रहे थे। मतलब गोबर वाली खाद को उसको छोड़ करके रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर HYV नाम की हाई एल्ड वैरायटी की बीज का प्रयोग किया गया था। और यह सर्वाधिक जो प्रभाव दिखाई थी वो गेहूं और धान की फसल में दिखाई थी। और भारत के ज्यादातर दोस्तों जो इससे लाभान्वित क्षेत्र थे वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही थे। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। और आपको बता दें दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में आई थी। दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां आपके जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति। कई बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, तो इनको भी सरसरी निगाह से देख लेते हैं। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ये जान लीजिए। हरित क्रांति का संबंध कृषि या खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन का है। श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीली क्रांति जो संबंध रखती है मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। श्याम एवं याद रखिएगा दोस्तों, गुलाबी क्रांति आपकी नहीं झींगा या मछली से है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे जी हाँ दोस्तों, गोल क्रांति जो है आलू से है। बादामी क्रांति आपकी मसाला से है। स्वर्ण क्रांति आपके फल से मानी जाती है। और रजत क्रांति आपके अंडा से है। श्याम स्वर्ण से याद रखिएगा यह कोयला से संबंधित है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। एपी कल्चर आपके ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरा काम है भाई आपको हर पार्ट्स पर फोकस कराना, क्योंकि हर चीज को हमें देखना पड़ता है। एपी कल्चर जो है आपके मधुमक्खी पालन से है, ठीक है। पीसी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेरी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीटी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलेरी कल्चर और हार्टिकल्चर इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसी कल्चर आपके मत्स्य उत्पादन से, सेरी कल्चर आपके रेशम उत्पादन से, बीटी कल्चर आपके अंगूर से, फ्लोरी कल्चर आपका फूलों से, नाम है फ्लोरी। पोमो कल्चर आपके जी हाँ दोस्तों आपके फलों से, हार्टिकल्चर आपके बागानी से, और ओलेरी कल्चर आपके सब्जी उत्पादन से संबंधित हैं। लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। इसीलिए समस्याएं बनी हुई है, कृषि पर ज्यादा फोकस नहीं पहुंचता, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों कृषि को अगर देखा जाए तो पहली बात तो केंद्र सूची का विषय होना चाहिए, और अगर नहीं है तो केंद्र से ना होकर के जो ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत देगा वो समवर्ती सूची पर इसको लाकर रखना चाहिए। सरकार को ये जरूर से जरूर करना चाहिए। इसका उल्लेख आपको अनुसूची 7 में है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की 59% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार से कृषि से क्या है दोस्तों, जुड़ी हुई है। याद रखिए, भारत के 51% भाग पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाइन है, आपके प्रश्न आ चुका है। भारत की 51% भाग पर लगभग कृषि होती है। 21% के आसपास में आपका 21% कुछ आपका वन है। 4% आपका चारागाह पाया जाता है भारत में। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, जिसे पेडालॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। देश के पहले कृषि मंत्री जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और वर्तमान में जी हाँ दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और यह मुरैना मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं। और जो अभी कृषि नीति आई थी दोस्तों, आपने देखा होगा 2019 में जबरदस्त जो विरोध हो रहा था, वो उस समय आपके नरेंद्र सिंह तोमर ही क्या थे, कृषि मंत्री। तो इस तरह आपको जानना चाहिए था। तो यहाँ से ये सारी बातें हुई दोस्तों। आज का सेशन यहीं पर, और आप हमें दे दीजिए इजाजत दोस्तों। फिर हम मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।